नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई से इतने लाख करोड़ रुपए मांगे हैं या आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को इतने लाख करोड़ रुपए दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? आरबीआई के इनकम सोर्सेज कौन कौन से हैं और आरबीआई क्या काम करता है? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटों की छपाई के बारे में। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को करेंसी नोट्स इशू करने की पावर दी गई है। आरबीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपये का नोट ही छाप सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आरबीआई को इससे बड़ा नोट छापना होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट को आरबीआई एक्ट 1934 में चेंजेस करने होंगे। करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग इंडिया की 4 डिफरेंट सिटीज़ में होती है। महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटका के मैसूर में, मध्य प्रदेश के देवास में और वेस्ट बंगाल के सलबुनी में। इनमें से नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और मैसूर और सलबुनी की प्रिंटिंग प्रेस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। हर साल की शुरुआत में आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस को एक स्केड्यूल देता है जिसमें करेंसी नोट्स प्रिंट करने की सारी डिटेल होती है, जैसे कि कब करेंसी नोट्स प्रिंट करने हैं और कितने करेंसी नोट्स प्रिंट करने हैं। ये सारा डाटा आरबीआई अपने 19 रीजनल ऑफिस से मिले डाटा के अकॉर्डिंगली तैयार करता है। इसके लिए आरबीआई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी यूज़ करता है, यानी आरबीआई पहले ही काउंट कर लेता है कि कितने करेंसी नोट सर्कुलेशन में हैं, कितने करेंसी नोट्स लास्ट ईयर डिस्ट्रॉय किए हैं, कितने करेंसी नोट्स नए छापे जाने हैं और कितने खराब करेंसी नोट्स को इस साल चेंज किया जाएगा। इन सब की कैलकुलेशन के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है। उससे कंसल्ट करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि इस साल कितने करेंसी नोट्स प्रिंट करने हैं। अब इंडियन करेंसी के कॉइन्स यानी सिक्कों की बात करते हैं। कॉइनेज एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग सिक्कों की ढलाई का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता बल्कि इंडियन गवर्नमेंट करती है। सिक्कों की ढलाई इंडिया की 4 जगहों पर होती है: कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के साफियाबाद, हैदराबाद के चेरलापल्ली और यूपी के नोएडा में। कॉइनेज एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट 1,000 रुपये तक के कॉइन्स इशू कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आरबीआई के पास करेंसी नोट्स प्रिंट करने की पावर है तो वो करेंसी नोट्स प्रिंट करके सबको अमीर क्यों नहीं बना देता। दरअसल करेंसी नोट्स आरबीआई के लिए लायबिलिटी होती हैं। आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी नोट प्रिंट करता है। आरबीआई के पास जितना भी गोल्ड रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है वो उतने करेंसी नोट से इशू कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व से ज़्यादा के करेंसी नोट्स इशू करता है तो आरबीआई द्वारा इशू की हुई करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से मैच ना किया गया तो इंडियन करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा हो जाएगा। वेनेजुएला में 1 लाख तक के करेंसी नोट्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कोड़ियों के भाव है। इसलिए अपनी कंट्री की करेंसी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट को बैलेंस बनाकर चलना होता है। इंडियन करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, यानी कि 1 रुपये का नोट जिस पर आरबीआई की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। इस नोट को प्रिंट करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, ना कि आरबीआई के पास। इस नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होती हैं। इंडियन करेंसी में 1 रुपये का नोट एक ऐसा नोट है जिसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है। पहले आपको बताया था कि कैसे गोल्ड रिजर्व के अगेंस्ट करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग होती है, तो चलिए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल कितना गोल्ड रिजर्व है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड रिजर्व में इंडिया वर्ल्ड के सभी देशों में से 10वें नंबर पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 618.2 टन गोल्ड है, यानी 6,18,000 किलो गोल्ड है। आरबीआई ने 2019 में 52.3 टन गोल्ड खरीदा था, जिसके बाद ही इंडिया गोल्ड रिजर्व में 11वें नंबर से 10वें नंबर पर पहुंचा था। आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% हिस्सा गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई अपने गोल्ड को न कि सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी रखता है। इंडिया में आरबीआई का ज़्यादातर गोल्ड आरबीआई की नागपुर ब्रांच में है। फॉरेन की बात की जाए तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। डिफरेंट कंट्रीज में गोल्ड रखने से रिजर्व बैंक का गोल्ड सिक्योर यानी सुरक्षित रहता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतने नोट्स ही प्रिंट करता है जितने उसके पास एसेट्स होते हैं। लेकिन रुपए की वैल्यू को क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है। आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई सिर्फ एक चीज़ से बढ़ती या कम होती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, वो चीज़ महंगी मिलेगी, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है उसके रेट मार्केट में कम हो जाएंगे। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई इसी रूल का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज यूज़ करता है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे 2 रुपये वाली चीज़ भी लोग 4 रुपये में खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 100 लोगों की है और 100 लोगों के पास 1 करोड़ रुपए हैं। उस कंट्री में काफ़ी शॉप्स और शोरूम्स हैं, जैसे कि कार का शोरूम है जिसमें 10 गाड़ियाँ हैं, किराना शॉप है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें टीवी मोबाइल जैसी चीज़ें मिलती हैं, और सभी शॉप्स पर सभी चीज़ों का लिमिटेड स्टॉक है। उस कंट्री के कुछ ही लोग कार्स को अफोर्ड कर पाते हैं और कुछ ही लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अफोर्ड कर पाते हैं। उस कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो 1 करोड़ रुपए प्रिंट करेगी और उसे पब्लिक में बांट देगी। पहले पूरी पॉपुलेशन के पास मिलकर 1 करोड़ रुपए थे और अब वो 2 करोड़ रुपए हो गई हैं। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने की वजह से लोग तुरंत अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए निकल पड़े। कुछ कार्स खरीदने लगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने लगे। उनके पास अचानक से आए इन पैसों की वजह से सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी। कार के शोरूम में हर साल 10 गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि वो हर साल 10 के करीब गाड़ियाँ ही बेच पाता है। लेकिन इस साल उसके पास 20 से 30 लोग गाड़ियाँ खरीदने के लिए आ गए, जिससे गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई सिर्फ 10 गाड़ियों की ही है। तो ऐसे केस में प्राइस बढ़ने लगती हैं। जो 10 लोग उन गाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा बिड लगाएंगे उनको वो गाड़ियाँ मिल जाएंगी, यानी डिमांड के बढ़ने के कारण चीज़ों की प्राइस बढ़ गई। सेम चीज़ बाकी के गुड्स के साथ भी हुई। तो गुड्स की प्राइस इसलिए बढ़ी क्योंकि गुड्स तो उतनी ही हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा बढ़ गया, जिसके कारण उन गुड्स की डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई। अगर मार्केट में पैसों का इन्फ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे लोग कम खरीदेंगे और चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर को बढ़ा देता है, जिससे मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, जिससे बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी और मार्केट में कैश इनफ्लो कम हो जाएगा, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इसमें भी आरबीआई को बैलेंस बनाकर चलना होता है। डिमांड कहीं इतनी भी कम ना हो जाए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए और महंगाई इतनी भी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं आरबीआई के इनकम सोर्सेज के बारे में। आरबीआई के इनकम के कई सारे सोर्सेज हैं। इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बैंक से बॉन्ड्स खरीदता है और उसके बदले में उन्हें पैसे देता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। इन बॉन्ड से आरबीआई इंटरेस्ट कमाता है और उनकी वैल्यू बढ़ने से भी आरबीआई पैसे कमाता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई कम रेट पर डॉलर खरीदता है और उसे महंगे रेट में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। आरबीआई बैंक्स को लोन देने का काम भी करता है, जिसके बदले में वो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। अगर किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है और उसके बदले में आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। इन सभी सोर्सेज से आरबीआई पैसे कमाता है। लेकिन आरबीआई का मेन काम पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आरबीआई का मेन काम रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना है। अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को इफेक्टिव करने के लिए आरबीआई जो एक्शंस लेता है उसी दौरान ये प्रॉफिट बनता रहता है। आरबीआई इसी प्रॉफिट से अपने एक्सपेंसेस निकालता है। कुछ पैसे अपने रिजर्व में डालकर बाकी के पैसों को डिविडेंड के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को दे देता है। आरबीआई अपने सभी कामों के जरिए एक ही चीज़ करने की कोशिश करता है, और वो है लोगों के मन में इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना
लोगों को होप देना कि उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share and subscribe.